नमस्कार, आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और बात करेंगे आज की बड़ी खबर की। हमास के जो पॉलिटिकल चीफ है इस्माइल हानिया, उनको असैसिनेट कर दिया गया है और इस बात की पुष्टि खुद इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की तरफ से जारी किए गए बयान में आई है। अब इसके आगे इम्प्लिकेशंस क्या होंगे, इसके मायने क्या हैं, इस पर बातचीत करने के लिए कबीर तनेजा हमारे साथ मौजूद हैं। आप वेस्ट एशिया के एक्सपर्ट हैं, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के साथ जुड़े हुए हैं। कबीर, सबसे पहले तो अगर आप थोड़े से जो डिटेल्स इस वक्त हमें हासिल हो रहे हैं, क्योंकि ये किसी रिमोट टेरेन वाले एरिया में हुआ असैसिनेशन नहीं है। हानिया यूजुअली कतर में भी बेस्ड रहते हैं, खबरें आती हैं। ये तो ऐसा है कि आपने तेहरान में ईरान के दिल में घुसकर उनको मारा है। क्या डिटेल्स आ रही है उनकी असैसिनेशन को लेकर? पहले एक जो आपने बोला कि IRGC की तरफ से पहला इन्फॉर्मेशन आया था कि इनका असैसिनेशन तेहरान में हुआ है, वही मेरे पास एक थोड़ी अजीब सी चीज़ है। यूजुअली मीडिया, इरानियन मीडिया काफ़ी कंट्रोल्ड है, सारी एजेंसीज़ के एक अपने अपने बने हुए हैं कि कहाँ से वो इन्फॉर्मेशन आता है कि ये, लेकिन IRGC को अपने आप ही रिलीज़ करना एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट रहा है। लेकिन देखिए, सबसे बड़ा जो क्राइसिस पॉइंट ईरान के लिए है अभी, वो ये नहीं है कि हानिया की डेथ हो गई है या हानिया को मारा गया है। सबसे बड़ा क्राइसिस पॉइंट ये है कि हानिया को तेहरान में मारा गया है। और इसमें नई बात नहीं है, हमने पहले भी देखा है, न्यूक्लियर साइंटिस्ट कई मारे गए थे ईरान में। उससे पहले इजराइल ने 2018 में 100,000 से ज़्यादा न्यूक्लियर डॉक्यूमेंट्स चोरी किए थे ईरान में। तो एक हिस्ट्री है इसकी कि जो एक्सेसिबिलिटी है इजराइल के पास ईरान के अंदर, वो काफ़ी है और क्लियरली कतार से ज़्यादा है। अगर हानिया कतार में सेफ थे और वो तेहरान में यही सोच के गए कि वहाँ भी उतना ही सेफ्टी है, क्लियरली दैट वाज नॉट द केस। तो मेरे ख्याल से हमें अभी ये थोड़ी ऑल इन्फॉर्मेशन देखनी पड़ेगी अगले 40 घंटे में क्या आता है। अभी तो एकदम बहुत ही नेसेंट इन्फॉर्मेशन है, लेकिन अभी ये भी नहीं पता कि किस तरह मारा गया, असैसिनेशन किस तरह से हुआ था। कई लोग कह रहे हैं कि एयर की तरफ से हुआ था, बाकी लोग कह रहे हैं कि मोटर बाइक बॉर्न असेलेंट्स थे। लेकिन अगर हम न्यूक्लियर साइंटिस्ट वाले केसेस देखें पहले में, तो इजराइल हैज़ यूटिलाइज टेक्नोलॉजी ऑल्सो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन एंड सो ऑन एंड सो। वो 2020 में जो असैसिनेशन किया उन्होंने न्यूक्लियर साइंटिस्ट का, उसमें एजेंट कोई भी इन्वॉल्व नहीं था, पूरा ऑटोमेटेड था। तो एक कैपेसिटी ऑलरेडी इजराइल शो कर चुका था। तो मेरे ख्याल से अलॉन्ग विद द असैसिनेशन, द बढ़िया जो प्रश्न अभी ये आया है, जो प्रॉब्लम है ईरान के लिए, वो ये है कि असैसिनेशन तेहरान में हुआ, और प्रॉब्लम ये भी है कि जब जो असैसिनेशन हुआ वो इजरायली प्रेसिडेंट की कोरोनेशन के चंद घंटे बाद ही हुआ। तो व्हाट डज दिस से अबाउट ईरान के नए राष्ट्रपति की जब ताजपोशी हो रही थी, याद हो कि उसमें भारत की तरफ से जो हमारे रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी, वो भी स्टेज में शामिल थे। और एक्चुअली जो विजुअल्स और फोटो हैं उसमें गडकरी के साथ स्टेज शेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस्माइल हानिया के बारे में, चूँकि हम हमास के जब स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये सैन्य प्रमुख नहीं है, ये मिलिट्री चीफ नहीं है, ये सियासी प्रमुख हैं, पॉलिटिकल चीफ हैं। हायरार्की में इनकी इम्पोर्टेंस के बारे में, इनकी वेट के बारे में ज़रा बताइए। देखिए, हानिया जो हमास का जो पोलिट ब्यूरो है, उनके चीफ है, और अक्टूबर से पहले, अक्टूबर 2023 से पहले हम आर्ग्यू कर सकते हैं कि जो पोलिट ब्यूरो के चीफ थे वो इम्पोर्टेंट थे, लेकिन इतने इम्पोर्टेंट भी नहीं थे। जो मिलिट्री चीफ, जो अल कसाम ब्रिगेड जो है, उनकी ज़्यादा पावर रही है हमेशा ऑन द ग्राउंड गाज़ा में और वेस्ट बैंक में टिल अ सर्टेन एक्सटेंट। लेकिन आफ्टर अक्टूबर जब ये सिलसिला चालू हुआ कि नेगोशिएशंस होनी पड़ेंगी हॉस्टेजेस को लेके, हनिया का नाम आगे आया और हनिया का वजूद भी बहुत बड़ा। उसके बाद जो उनकी जो अपनी पावर है हमास में, उसमें कंसोलिडेशन काफ़ी आया। तो अक्टूबर के बाद से हनिया का जो रोल रहा है, चाहे वो कतर से डीलिंग करने में हो या इजराइल से भी डीलिंग करने में हो, या फिर इजिप्ट, US, जो सब ये जो कंट्रीज़ डिप्लोमेसी के थ्रू ये डील चाहते थे कि सीज़ फायर भी हो और हॉस्टेज भी छूट जाए, सेंट्रलिटी सारी हमास के हनिया के आसपास थी कि हनिया डिसाइड करेंगे कि क्या ये होगा या नहीं होगा। लेकिन अभी हमें ये भी नहीं पता है कि हमास के अंदर अंदर कितना एग्रीमेंट था कि जो हनिया चाहते हैं वो हो या ना हो। अब हम ये जानते हैं कि याह्या सिनवर जो मिलिट्री हेड है गाज़ा के, उनके बीच में और हनिया के बीच में हॉस्टेज नेगोशिएशन को लेकर काफ़ी तनाव था। काफ़ी स्पेकुलेटिव रिपोर्ट्स भी आ रही थी कि एक्चुअली अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन वुड हैव वांटेड द अदर हेड, सिनावर की हेड। जी, देखिए, सिनावर का आई थिंक थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है। जैसे इजराइल का अगर आप टैक्टिकल फोर्स देखें जो उन्होंने गाज़ा में भेजी, उनके टनल सिस्टम्स, ऑल्दो द ज्योग्राफी इज़ वेरी स्मॉल, बट टनल सिस्टम आर सो डीप इन द ग्राउंड कि अगर आप उसके अंदर जाना भी चाह रहे हैं फोर्सेस को लेके, तो आपकी कैजुअलिटीज़ भी होंगी और आपको लोग उसको प्रिपेयर करना रहेगा। इजराइल का अगर आप नेतन्याहू की पोजीशन देखें, अभी नेतन्याहू इज़ फाइटिंग अ वॉर इन गाज़ा ऑब्वियसली हमास के साथ, लेकिन उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट इजराइल में भी बहुत हैं कि आप अभी तक हॉस्टेज को नहीं छुड़वा पाए हैं और आप
हमास से ढंग से बात नहीं कर रहे हैं, आप चाहते नहीं है कि ये छूटे जाएं, आप अपनी लेगेसी को लेके बहुत फिक्र में हैं, तो उनके लिए भी एक अलग चक्का चल रहा है पॉलिटिक्स का। और ये सवाल भी बार बार पूछे जा रहे थे कि भैया आप जो इतनी ऑपरेशन किए हुए हैं लगातार, गाज़ा को नेस्तनाबूद कर दिया, वेस्ट एशिया आपने, वेस्ट बैंक में भी जो है इतनी ज़्यादा डिस्टर्बिंग तस्वीरें आई, कि आपकी मिलिट्री स्ट्राइक का आखिर आउटकम क्या है, हमास को कितना नुकसान पहुंचा पाए हैं, और तो क्या इससे उनको डोमेस्टिकली कुछ फायदा मिलेगा? 100% मिलेगा, बट नॉट डोमेस्टिकली। इनको ये बाहर से जो यूएस सपोर्ट जो आ रहा है अभी तक, वो कंडीशंस के साथ काफ़ी टाइम से आ रहा है कि ठीक है, लेकिन अब आप इसको थोड़ा बंद करना शुरू करिए, जिनको आप एलिमिनेट करना चाहते हैं उनको एलिमिनेट करना शुरू करिए। और उसमें हमेशा हनिया जैसे लोग, उन्होंने हनिया से पहले चंद घंटे पहले हिजबुल्लाह के चीफ जो हैं उनका राइट हैंड मैन जो है उसका भी असैसिनेशन किया है लेबनान में। तो एक मोबिलिटी है कि आई थिंक यूएस प्रेशर भी एक उसमें आ गया है। जो बाइडेन अब री इलेक्शन में नहीं खड़े हो रहे हैं, ही ऑल्सो हैज़ अ लिटिल बिट मोर फ्लेक्सिबिलिटी कि कैसे डील किया जाए इससे। तो आई थिंक वो पुश आ रहा है कि अब इसको किसी तरह का सीज फायर अगर हमें लाना है तो उससे पहले जो आप करना चाहते हैं आप अभी कर लीजिए, बाद में नहीं हो पाएगा। और उसमें अगर आप पॉइंट ऑफ रिवेंज भी लाना चाहते हैं, जैसे हानिया की डेथ हुई, तो वो भी अभी कर लीजिए, क्योंकि बाद में जब सीज फायर आएगा तो हम ये नहीं चाहते कि इट फॉल्स आउट बिकॉज ऑफ योर ऑपरेशंस लेटर ऑन। देखिए, ये आज जो हुआ है इससे हमें ये भी देखना होगा कि अभी 2-3 दिन पहले जो इंसिडेंट हुआ जिसमें 11 लोगों की जान गई, जो अरब विलेजेस से भी, गोलान हाइट्स में से जो स्टेटमेंट्स वहाँ आए, वहाँ पर जिस तरीके से ड्रोन हमला था वो या मिसाइल हमला था, दोनों तरफ से कह रहे हैं, अभी एग्जैक्टली पता नहीं, बट प्रोबेबली मिसाइल है। हाँ, और उसके बाद ये इजराइल का रिटेलिएशन होता है। अब इसमें ये भी साफ है कि देखिए, कतार के अंदर उनको पता था कि हम घुसकर नहीं मार सकते, वहाँ कॉम्प्लिकेटेड है जहाँ हानिया रहते हैं, तो एक तरीके से इसकी प्री प्लानिंग चल रही थी कि हानिया कब कतर से निकलते हैं और ईरान में अगर आते हैं जहाँ पर इस तरह के असैसिनेशंस होते हैं, जैसा आपने एक्सप्लेन भी किया, तो ज़्यादा ईजी टारगेट बन सकते हैं। तो ये प्लानिंग बगैर ईरानियन गार्ड्स में इन्फिल्ट्रेशन के या ईरानियन प्रेसिडेंट के कोठरी में मिली जानकारी के, क्या ऐसा मुमकिन है? नहीं, मुमकिन तो नहीं है। देखिए, एक ईरान को भी पता है काफ़ी पिछले एटलीस्ट 20-30 सालों से कि इन्फिल्ट्रेशन रही है, क्योंकि अगर आप प्रीवियस एग्जांपल्स भी देखें, जैसे मैं कह रहा था 2020 में हुआ या उससे पहले भी दूसरे न्यूक्लियर साइंटिस्ट के अगेंस्ट हुआ 2015 ऑनवर्ड्स और 2015 से पहले भी, तो दैट ऑल रिक्वायर्स कैपेसिटी, इंटरनल कैपेसिटी। और ये कैपेसिटीज़ वैसी होती हैं जिनको आप बनाते हैं और फिर उनको चुपचाप रख भी सकते हैं 20 साल, जब तक यूज़ की ज़रूरत ना पड़े। तो मेरे ख्याल से एक उनको दो अपॉर्चुनिटी दिखी। पहली बात कि हनिया को लगा कि ही विल बी सेफ इन तेहरान बिकॉज ईरान इज़ द सबसे बड़ा सपोर्टर एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का, और वो खुलेआम सपोर्ट कर रहे हैं हिजबुल्लाह को भी, हमास को भी, कि हम खुलेआम सपोर्ट कर रहे हैं। और सेकंड, मेरे ख्याल से उनको ये लगा कि ईरान से ज़्यादा सेफ जगह उनके लिए तो कोई हो नहीं सकती है। अगर वो ही सपोर्ट्स कर रहे हैं सबको, तो तेहरान जैसी कैपिटल में उनको सेफ्टी तो मिलनी है। मेरे ख्याल से एक डिफ़िकल्टी वहाँ पे आ गई हमास के लिए। लेकिन अब ईरान को सबसे बड़ी ईरान की प्रॉब्लम अभी ये नहीं है कि हनिया मर गए, ये है कि तेहरान में मरे। हाँ, तो उसका अब उनको भी डेटरेंस सेट करना होगा, उनको रिटेलिएट करना होगा। तो आप इस मुद्दे को एस्केलेट होता हुआ देख रहे हैं? हाँ, देखिए, एस्केलेट होगा, लेकिन मेरे ख्याल से ईरान आउटराइट वॉर के लिए नहीं जाएगा, क्योंकि अगर उन्होंने आउटराइट वॉर कासिम सोलेमानी जैसे बंदे के लिए नहीं करी, हानिया के लिए तो नहीं करेंगे। हमास जैसी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनके जो फिगर हेड्स होते हैं वो काफ़ी रिप्लेसेबल होते हैं। हमास जैसी ऑर्गेनाइजेशन दे गेम दीज काइंड ऑफ थिंग्स कि अगर हानिया मर गए या सिनवर मर गए तो नेक्स्ट कौन आएगा। खालिद मशाल जैसे बंदे जो ऑलरेडी काफ़ी पॉपुलर हैं पोलिट ब्यूरो में हमास के, ही कैन स्टेप इन वेरी क्विकली। इनफैक्ट उनके बेटे इस्माइल हानिया के जो बेटे हैं अब्देल सलाम हानिया, उनका भी मैसेज आया है जिसमें कहा गया है कि माय फादर गॉट व्हाट ही विश्ड फॉर एंड वी आर इन अ रेवोल्यूशन, यानी कि मेरे पिताजी जो चाहते थे वो एक तरीके से उसको शहीद बता रहे हैं कि शहीद हुए हैं वो, हम एक रेवोल्यूशन में हैं और एक कंटिन्यूअस स्ट्रगल है अगेंस्ट एनिमी एंड द रेजिस्टेंस विल नॉट एंड विद द असैसिनेशन ऑफ द लीडरशिप। तो ये रेजिस्टेंस जारी रहेगा। ये बिल्कुल वही बात होगी ना कि कंटिन्यूटी होती है। अप्रैल 2024 में इस्माइल हानिया के 3 बेटे मारे गए थे, उन्होंने लिटरली यही कहा था कि रेवोल्यूशन जारी रहेगा और मेरे बेटे शहीद हुए हैं। अब बेटे यही फादर के लिए कह रहे हैं, तो एक कंटिन्यूटी है ना। तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसे जो ग्रुप्स होते हैं, ऐसे जो मूवमेंट्स होते हैं जो पॉलिटिकली अलाइंड है इतना, उनका जस्ट अ फिगर हेड डाइंग डज नॉट मीन दैट दे विल डिसइंटीग्रेट, देयर विल बी अ कंटिन्यूटी एंड इवन इजराइल नोज इट, एवरीवन नोज इट। और जो पैलेस्टीन के प्रेसिडेंट हैं महमूद अब्बास, उनका भी बयान आया है। उन्होंने कड़ी निंदा की है इस असैसिनेशन की और ये कहा है कि ये कावर्डली एक्ट है, इट्स अ डेंजरस डेवलपमेंट।
उन्होंने ही हैज़ कॉल्ड ऑन द मासेस ऑफ आवर पीपल एंड देयर फोर्सेस टू यूनिटी, पेशेंस एंड स्टेडफास्टनेस इन द फेस ऑफ द इजरायली ऑक्यूपेशन। ये उनका स्टेटमेंट है प्रेसिडेंट अब्बास का कि मासेस जो हैं यूनाइट हो। एक डेवलपमेंट है कबीर, इजरायली जो ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन है वो ये दावा कर रही है कि हानिया को जो मारा गया वो एक रॉकेट फायर हुआ था फ्रॉम अ कंट्री आउटसाइड ईरान, नॉट फ्रॉम ईरानियन एयर स्पेस। इसको कैसे रीड करें? देखिए, इसको रीड करना मुश्किल है, लेकिन दो एक ऐसी कंट्रीज़ हैं जो ईरान के पास हैं, सीरिया और इराक, जहाँ पे काफ़ी केओटिक पॉलिटिकल ऑर्डर है ना। इराक जैसी जगह, सीरिया जैसी जगह में यूएस ट्रूप्स भी हैं, ईरान बैक्ड ट्रूप्स भी हैं, क़तैबुल्लाह जैसे, हिज़्बुल्लाह जैसे ग्रुप्स हैं, ऐसे ग्रुप्स भी हैं जो आई एम श्योर इसराइल की हेल्प से आगे बढ़े हैं। तो बट मेरे ख्याल से इतना टैक्टिकल अटैक जो तेहरान के बीच में किया है वो दूसरे कंट्री से करना काफ़ी मुश्किल होगा अनलेस वेरी वेरी एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज हैव बीन डिप्लॉयड। तो नामुमकिन नहीं है, लेकिन आई वुड बी वेरी सरप्राइज्ड कि दिस अटैक केम फ्रॉम एनी अदर कंट्री। तो आखिरी सवाल कबीर, क्योंकि नेतन्याहू हाल में यूएस कांग्रेस में गए थे और उस दौरान हम लोगों ने देखा था कि हालांकि उनको स्टैंडिंग ओवेशन मिला था कांग्रेस में, लेकिन डेमोक्रेट्स के खास करके 100 से ऊपर शायद लॉमेकर्स थे जिन्होंने बॉयकॉट किया, जिन्होंने वॉकआउट किया स्पीच का। कमला हैरिस जो कि अब डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल नॉमिनी हैं, इस वक्त उपराष्ट्रपति हैं, उनकी भी पोजीशन नुआंस्ड रही है और उन्होंने भी एक तरीके से कहा कि हम नेतन्याहू से बात करेंगे। स्पीकर पेलोसी ने भी कहा कि हम बात करने को तैयार हैं एज लॉन्ग एज वो सीज़फायर, वो हॉस्टेजेस की रिलीज़ को लेकर बात हो, समाधान को लेकर बात हो। तो इसके बाद में आप कैसे देख रहे हैं डेवलपमेंट? क्या वाइट हाउस की तरफ से कोशिश होगी कि एस्केलेशन ना बढ़े, कुछ किया जाए कि नेतन्याहू को कहे कि भाई आप थोड़ा पुल बैक करें? क्या देख रहे हैं आप डेवलपमेंट? जो हॉस्टेज नेगोशिएशंस मेरे हिसाब से पिछले 3-4 हफ्ते में उनका कोई आगे बढ़ने का संभव नहीं दिख रहा था, चाहे वो इजराइल की तरफ से हो या चाहे वो हमास की तरफ से हो। हमास ब्लेम करता है इजराइल को, इजराइल ब्लेम करता है हमास को। उनका आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल ही लग रहा था। तो अब हमें वेट करना पड़ेगा पहले कि हमास का जो नया पॉलिट ब्यूरो चीफ है वो कौन होगा। उसके बिना आगे नेगोशिएशन आप किसके साथ ले जाएंगे वो भी नहीं पता है आपको। तो पहला तो वो वेट करेंगे कि जो रिप्लेसमेंट है वो कौन है। लेकिन मेरे ख्याल से अगर इजराइल ने चूज़ किया कि अभी अच्छा मौका है हानिया को हटाने का रास्ते से, तो वो विदाउट एटलीस्ट इन्फॉर्मिंग यूएस नहीं होगी। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने उनकी पूरी ऑपरेशनल डिटेल्स दी हैं, लेकिन उनको ज़रूर बताया होगा कि हम ये सोच रहे हैं इस ब्रैकेट में करने का, और ये उसके फॉल आउट्स हो सकते हैं, ये इसकी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ये अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। एंड जैसे मैंने कहा, अभी बाइडेन इज नॉट स्टैंडिंग फॉर री इलेक्शन, ही इज़ वेरी फ्री टिल नवंबर टू टेक वेरी डिफिकल्ट कॉल्स, एंड देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द स्टार्स अलाइंड फॉर दिस टू हैपन राइट। चलिए, वेस्ट एशिया की जो क्राइसिस है वो ख़त्म होती हुई तो निश्चित रूप से नज़र नहीं आ रही है और उथल पुथल की स्थिति इस क्षेत्र में बनी हुई है जिसकी इम्प्लीकेशंस हैं पूरे दुनिया भर के लिए। भारत भी इसमें शामिल है, इसके इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस है, सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस है। बहुत शुक्रिया कबीर तनेजा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। और दर्शकों का शुक्रिया ट्यून इन करने के लिए, इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार, आदाब।